हेलो एवरीबॉडी, पढ़ाई मैटर्स यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज से हम एक सीरीज़ यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें मॉडर्न इंडियन पर्सनालिटीज़ हम सबसे पहले यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो स्ट्रेट अवे हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे यहाँ पे प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी जो कि मानी जाती हैं, जिन्होंने इकोनॉमिक नेशनलिज्म का कहीं ना कहीं आगाज़ यहाँ पे शुरू किया, डैट इज़ दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने आगे भी कई पीढ़ियों को यहाँ पे इंस्पायर करने का काम किया है जबकि नेशनलिज्म की हम बात करते हैं। और इवन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ इंडिया, उसके बाद भी इन्होंने लीडर्स को इंस्पायर करने का काम आज तक भी ये लोग कहीं ना कहीं कर रहे हैं। सो इनकी हम डिटेल में यहाँ पे बात करने वाले हैं, दादा भाई नौरोजी की। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। ओके। तो दादा भाई नौरोजी की जब हम बात करते हैं तो इनको बहुत एक इम्पॉर्टेंट टाइटल से नवाजा गया है, डैट इज़ द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया और अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बड़े इंपॉर्टेंट ये फ्रेजेस हो जाते हैं। और इनकी अगर जैसे हम आगे बात करेंगे तो आपको ये पता लगेगा कैसे इनको ग्रैंड ओल्ड मैन का टाइटल मिला है और किस तरीके से इन्होंने पूरे इंडियन नेशनलिज्म की कहीं ना कहीं यहाँ पे हेल्प की है। एंड इनकी अगर हम बात करें तो ये 3 बार यहाँ पे कांग्रेस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। 3 टाइम्स ही वॉज INC प्रेसिडेंट, 1886, 1893 और 1906 टू 1907। ये एक ऐसी पर्सनैलिटी थी जिनका अक्रॉस द पार्टी लाइंस, अक्रॉस एवरी, अगर हम सोच की बात करें, पॉलिटिकल थिंकिंग चाहे जैसे भी हो, ही वॉज अ वेरी हाईली रिस्पेक्टेड पर्सन। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इनका जो रोल है, जो हम सबसे पहले यहाँ पे बात करने वाले हैं, डैट इज़ दी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। अगर नेशनलिज्म में आपको अगर मैं याद करा दूं, व्हेन वी टॉक अबाउट नेशनलिज्म इन इंडिया, तो नेशनलिज्म सबसे पहले हमारा इमोशनल या फिर सिविक नेशनलिज्म शुरू नहीं हुआ था। नेशनलिज्म की शुरुआत तब हुई थी जब इकोनॉमिकली देश के कई यू कैन से स्ट्रैटेजिस्ट और जो इकोनॉमिक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये मत बना लिया कि जो अंग्रेज़ हैं हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और हमें एकजुट होने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले जो देश में आया था इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, दैट इज़ इकोनॉमिक नेशनलिज्म। और इसका जन्म कब होता है? जब इन्होंने यहाँ पे ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी नाम की एक थ्योरी को कहीं ना कहीं जन्म दिया, जिसमें पहली बार सिस्टमेटिकली किसी ने बताया कि एक्चुअल में जो प्लंडर ऑफ वेल्थ है वो कैसे हो रहा है इंडिया का, और ब्रिटिश है कितनी सिस्टमैटिकली इंडिया की वेल्थ को लेके जा रहे हैं इंग्लैंड। ये ऐसे सेंटेंसेस का भी यूज़ करते थे कि इंडिया को बहुत साइलेंटली ब्लीड करके मारा जा रहा है, जबकि कोई दंगे फसाद नहीं हो रहे, कोई लड़ाइयाँ नहीं हो रही, लेकिन फिर भी यहाँ पे इंडियंस को साइलेंटली यहाँ पे किल करने का काम किया जा रहा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे नेशनलिज्म की शुरुआत कहीं ना कहीं होती है। अब ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी उन्होंने कहाँ पे मेंशन किया? उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, डैट इज़ पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो वहाँ पे उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया कि ड्रेन ऑफ वेल्थ नाम की जो प्रोसेस है वो बहुत बुरे तरीके से चल रहा है। इन्होंने एक और बुक भी लिखी थी, डैट इज़ इंग्लैंड्स डेट टू इंडिया, ये आप नोट कर सकते हैं, इंग्लैंड्स डेट टू इंडिया, के एक्चुअल में इंग्लैंड ने कितना ज़्यादा इंडिया को लूटा है और इंडिया की तरफ उनकी देनदारी जो है वो बनती है। लेकिन ये एक चीज़ आप अब यहाँ पे याद रखनी है कि इन्होंने बहुत टाइम इंग्लैंड में बताया, तो ये एक्चुअली एंटी ब्रिटिश नहीं थे। जैसे आप यहाँ पे एक फ्रेज़ भी देख सकते हैं, अन ब्रिटिश रूल की इन्होंने बात की थी। ही वॉज ओवरऑल वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ द ब्रिटिश पीपल, लेकिन ये सिर्फ ये कहते थे कि आप ब्रिटेन में तो बहुत अच्छा रूल कर रहे हो, ब्रिटेन में तो चीज़ें कंपैरेटिवली बहुत अच्छी हैं, लेकिन इंडिया में आके आप अन ब्रिटिश हो जाते हो। सो दैट इज़ द मेजर प्रॉब्लम। सो ये ओवरऑल ब्रिटिश, अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, अप्रिशिएटिव थे, लेकिन फिर भी जबकि इंडिया में जो ब्रिटिश का रोल था उसको कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, और वो भी ऐसी लैंग्वेज में कर रहे थे कि ब्रिटिश लोगों को बहुत ज़्यादा उससे दिक्कत ना हो। ओके। इनकी अगर हम बचपन की बात करें तो ये बॉम्बे के पारसी फैमिली से आते थे, ज़ोरोएस्ट्रियन फैमिली से आते थे, जो कि बहुत ही एक रिलीजियस फैमिली थी। 1825 में इनका बर्थ होता है और बहुत ही रईस फैमिली में पैदा हुए थे और बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट थे बचपन से ही। और इनकी जो एजुकेशन थी वो भी एल्फिंस्टन कॉलेज में हुई थी बॉम्बे में, जो कि आज बहुत ही सबसे प्रोमिनेंट कॉलेजेस में से एक है, नॉट ओनली इन बॉम्बे जबकि ऑल ओवर इंडिया की अगर हम बात करें। और ये अगर एल्फिंस्टन कॉलेज की बात करें तो यहाँ इसने बहुत ज़्यादा अच्छे पॉलिटिकल साइंटिस्ट और स्कॉलर इंडिया को दिए हैं, जिसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर भी यहाँ पे शामिल हैं, और भी बहुत सारे जो हमारे नेशनल फ्रीडम फाइटर्स थे, चाहे मॉडरेट्स हों चाहे एक्सट्रीमिस्ट हों, डॉक्टर बाल गंगाधर तिलक जैसे, वो इसी कॉलेज से पढ़ के आए थे और यहीं से उनकी जो एजुकेशन की शुरुआत है वो कहीं ना कहीं हुई थी।
अगर हम हायर एजुकेशन की बात कर लें। उन्होंने यहाँ पे क्लेयर स्कॉलरशिप भी यहाँ पे हासिल किया, और ये सबसे जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक फैक्ट होने वाला है वो ये है कि ही वॉज द फर्स्ट इंडियन जिनको प्रोफेसर अपॉइंट किया गया था इसी कॉलेज में। एक ब्रिटिश के द्वारा बनाए हुए कॉलेज में पढ़ना ही बहुत बड़ी बात थी, लेकिन ये यहाँ पे एज अ प्रोफेसर भी अपॉइंट हुए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि हिस्ट्री में आजकल जो क्वेश्चन है वो डीप आ रहे हैं, तो इस तरह के जो स्टेटमेंट्स हैं वो आपको कहीं ना कहीं मिल सकती हैं। और इन्होंने वेमेन एजुकेशन के लिए भी यहाँ पे स्पेशल क्लासेस ली, जबकि उस टाइम के हिसाब से ये बहुत एक रेवोल्यूशनरी स्टेप था। ओके, अब ये 1855 में लंदन की तरफ रवाना होते हैं, वहाँ पे एज अ बिजनेस पार्टनर बनने कामा एंड कंपनी में। अगेन यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट आ जाता है कि ये फर्स्ट इंडियन कंपनी थी जो कि लंदन में बनी, कामा एंड कंपनी। तो इस नाम को आप याद रख सकते हो। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी एक नारोजी एंड कंपनी भी स्टार्ट की, जिसमें कहीं ना कहीं इन्होंने शुरुआत में स्ट्रगल किया, कहीं ना कहीं इनको फाइनेंशियल दिक्कतें आ गई थी। और बाद में ये प्रोफेसर भी बने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में, जहाँ पे इन्होंने गुजराती पढ़ाई। ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो पारसी कम्युनिटी है वो वेस्टर्न इंडिया के साथ एसोसिएटेड है, और गुजराती और मराठी लैंग्वेजेस के साथ काफ़ी ज़्यादा जुड़ी हुई है। ओके, अब 1850-60s ऑनवर्ड्स जो इनका जो रोल है इंडियन नेशनलिज्म में, जबकि नेशनलिज्म से ज़्यादा इन्होंने जो काम किया है वो अवेयरनेस फैलाने का किया है, तो उस फील्ड में इनका जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन फाउंड की थी, दैट इज़ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाला नहीं है, तो उस चीज़ से इसको रिलेट ना किया जाए। दिस इज़ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जो कि लंदन में ही बनाई थी। तो दिस इज़ समथिंग जो कि आउटसाइड इंडिया बनी थी, तो आउटसाइड इंडिया इस चीज़ का उन्होंने गठन किया था। ठीक है, और बाद में कांग्रेस में भी इनका कहीं ना कहीं रोल था। तो ईस्ट इंडिया फाउंडेशन इन्होंने बनाई, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन्होंने बनाई, जिसमें इन्होंने इंडियंस की डिमांड्स को अपनी जो ब्रिटिश पब्लिक है उनके सामने रखा, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के आगे भी रखा। इनका मानना था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनको इंडियंस की कंडीशन का ज़्यादा पता नहीं है, ब्रिटिश पब्लिक को भी ज़्यादा पता नहीं है। तो ये जो एक यहाँ पे अनअवेयरनेस है, इस चीज़ को यहाँ पे दूर किया जाए। तो इन्होंने ब्रिटिश पब्लिक ओपिनियन को भी काफ़ी ज़्यादा एजुकेट किया इंडिया के बारे में, और ब्रिटिश गवर्नमेंट तक भी जो इंडियन ज़रूरतें थी वो यहाँ तक उन्होंने कहीं ना कहीं पहुँचाई इस एसोसिएशन के माध्यम से। ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इसमें, अगर हम ईस्ट इंडिया की बात करें, क्योंकि आउटसाइड द कंट्री अवेयरनेस फैलाने का काम सबसे पहले कहीं ना कहीं यहीं से होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है 1854 में 74 में सॉरी, दीवान ऑफ बड़ौदा बन जाते हैं ये। तो जैसे बहुत अच्छी फैमिली से थे, बहुत बड़ी शख्सियत ऑलरेडी बन चुके थे, तो इनको दीवान बनाया जाता है बड़ौदा का। तो ही वॉज अ वेरी बिग पर्सनैलिटी एट दैट टाइम। जबकि अगर आप देखें तो इनको पॉलिटिक्स में आने की ऐसा कोई ज़रूरत भी नहीं थी, बहुत वेल टू डू ये ऑलरेडी थे। ठीक है, लेकिन बाद में इन्होंने दीवानशिप से रिज़ाइन कर दिया ड्यू टू सम डिफरेंसेस विद द महाराजा साहब। ठीक है, उसके बाद फिर 1875 में ये बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेंबर भी बनते हैं। तो इनका जो रोल है वो आपको इतनी जगह पे दिखेगा, तो इनको हम लार्जर देन लाइफ पर्सनैलिटी इस टाइम पे कहेंगे, तो एक बिल्कुल भी ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन यहाँ पे आती है, जिसने अगेन यहाँ पे गवर्नमेंट के आगे जो इंडियन डिमांड्स थी वो रखनी शुरू की, और धीरे धीरे इंडियन पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस इसने इंक्रीज़ करनी शुरू की महाराष्ट्र वाले एरिया में और वेस्टर्न इंडिया में। और उसी साल बाय द वे जब कांग्रेस बनी तो उनके भी फाउंडर मेंबर थे। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसका आपने याद रखना है नाम, जिसमें बदरुद्दीन तैयाब जी जैसे भी और दिग्गज लीडर्स शामिल थे। और यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि 1885 में बनती है विद द हेल्प ऑफ ए ह्यूम, ये तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो ही जाता है। और यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग यहाँ पे बात है कि वो ये कि ये जब इंग्लैंड में गए तो वहाँ पे भी ये एमपी बने थे। तो ही वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश इंडियन एमपी जो कि लंदन के सेंट्रल फिंसबरी एरिया में चुने गए थे। तो ये बहुत बड़ी बात है आज़ादी से पहले कि एक इंडियन वो वहाँ पे एमपी बन जाते हैं लिबरल पार्टी के नुमाइंदे बनकर। सो ये बहुत बड़ा इनका अचीवमेंट था। तो इन्होंने काफ़ी अपना जो समय इंग्लैंड में बिताया है, और वहीं पे ऐसी थ्योरीज भी इन्होंने लिखी हैं जहाँ पे ड्रेन ऑफ वेल्थ की हमने अभी बात करी। ओके, और अगर हम इनके एक्टिविस्ट वाले रोल की बात करें तो यहाँ पे गुजराती वीकली इन्होंने स्टार्ट किया रस्त गोफ्तार, जहाँ पे इन्होंने
अपने आइडियाज़ को यहाँ पे बताया, नेशनलिज्म भी स्प्रेड किया, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस फैलाई, और इवन ये रिलीजियस रिफॉर्म्स में भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व थे। पारसी कम्युनिटी में कुछ दिक्कतें थी, वेमेंस राइट्स को लेके कुछ दिक्कतें थी, वेमेंस एजुकेशन को लेके दिक्कतें थी, प्रॉपर्टी राइट्स को लेके बहुत दिक्कतें थी। तो इन्होंने अपने इस न्यूज़पेपर के थ्रू और एक इन्होंने एसोसिएशन भी बनाई, डैट इज़ रहनुमाई, ये एक अजीब सा नाम है थोड़ा, मजदायासन सभा, मजदायासन सभा 1850 के आसपास इन्होंने बनाई, जिसमें एक और इम्पॉर्टेंट पारसी लीडर शामिल थे, डैट वाज एस बंगाली। बंगाली इनका नाम है लेकिन ये पारसी लीडर ही थे। तो इसने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया यहाँ पे पारसी रिफॉर्म्स में। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इनको कई लीडर्स प्रॉमिस ऑफ इंडिया के नाम से भी, ये एक फ्रेज से भी इनको नवाजते थे, बिकॉज इतनी बड़ी शख्सियत ये हो चुके थे उस टाइम पे। ओके, सो लिबरल वेस्टर्न थॉट के थे ये बिल्कुल इस थॉट के नहीं थे कि अंग्रेज़ों को भी बाहर निकालो। ये चाहते थे कि अंग्रेज़ों का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, वहाँ पे जो वेस्टर्न एजुकेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उसको इंडिया में एज इट इज़ लागू करना चाहिए। इंडिया में मॉडर्नाइजेशन आनी चाहिए, एजुकेशन आनी चाहिए, लिबरल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है यहाँ पे आनी चाहिए। ही वॉज इन फेवर ऑफ लिबरल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तभी ये कहीं ना कहीं ब्रिटिश के साथ थोड़ा कोलैबोरेशन में भी विश्वास रखते थे। इसलिए इनको मॉडरेट लीडर्स के बेताज बादशाह भी कहा जाता है, मॉडरेट लीडर्स, क्योंकि वो इंडिया का बेनिफिट तो चाहते थे लेकिन लंदन के साथ कहीं ना कहीं कोलैबोरेट करके और एक अच्छी पार्टनरशिप करके। बिकॉज लंदन अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा एक विकसित देश कहीं ना कहीं वही था। ओके, अब यहाँ पे बहुत सारे इनके और भी रिफॉर्मर फ्रेंड्स थे। यू कैन सी कायसन दास मूल जी, के आर कामा जी, ठीक है, नौरोजी फुरदून जी, जमशेद टाटा जो यहाँ पे थे, उनको भी इन्होंने यहाँ पे मोटिवेट किया था कि आप यहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करें और यहाँ पे इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो फेज़ है उसको कहीं ना कहीं प्रमोट करने का काम करें। ओके, इनके और जो हम फ्रेंड्स यहाँ पे कह सकते हैं उनमें आर जी भंडारकर, एन एस चंदावरकर, गोखले साहब, दीन शॉ वाचा, इवन गांधी जी भी इनके साथ एसोसिएटेड थे और इन्होंने उनको भी इंस्पायर करने का काम किया है। सो इन्होंने पूरी एक जनरेशन को इंस्पायर किया है, जिसमें मॉडरेट जो यंग मॉडरेट लीडरशिप थी 1880s 1890s में, उनमें ये सारे नाम कहीं ना कहीं शामिल होते हैं। सो आप ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जैसे महात्मा गांधी के गुरु गोखले जी माने जाते हैं, तो गोखले जी के भी गुरु टाइप ही थे। हालांकि गोखले जी के गुरु असल में जस्टिस राणा डे थे। ओके, और ये वेमेंस एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा विश्वास रखते थे, जैसे कि हम पहली बात कर चुके हैं इनके, ये काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व थे सोशल रिफॉर्म्स की एक्टिविटीज़ में। और इन्होंने एक किताब भी लिखी थी, डैट इज़ ड्यूटीज़ ऑफ द ज़ोरोएस्ट्रियंस, जो कि हमने अभी पीछे सभा की बात करी, दैट इज़ द रहनुमाई मज़ायासन सभा, यहाँ पे दिया ही हुआ है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल इनका इस फील्ड में भी था। ओके, सो मॉडरेट्स, ठीक है, मॉडरेट्स के ये बहुत प्रोमिनेंट लीडर थे और कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से ही ये अपना काम करना चाहते थे। अब ये याद रखना कि दादा भाई नौरोजी का जो एक काम करने का तरीका था वो एक्सट्रीमिज़म से कहीं बिल्कुल भी जुड़ा हुआ नहीं था। अब हम कभी ना कहीं समझते हैं कि मॉडरेट्स थे वो कलैबोरेटर्स थे ब्रिटिश के साथ, उनकी नीयत साफ़ नहीं थी या फिर वो नेशनलिस्टिक नहीं थे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। उनका तरीका अलग था, वो एक्सट्रीम तरीके से नहीं चलना चाहते थे, दायरे में रहकर कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स के थ्रू ही चलना चाहते थे, बिकॉज दे नेवर वांटेड कि ब्रिटिश की जो एक फ्यूरी है वो नेशनलिस्ट पे आके गिरे और नेशनलिस्ट जो मूवमेंट है वहीं कहीं ना कहीं ध्वस्त हो जाए। ओके, इनके जो मेजर वर्क्स हैं, रस्त गोफ्तार, मैनर्स एंड कस्टम्स ऑफ द पारसीज, यूरोपियन एंड एशियाटिक रेसेस, admission of the educated natives into the Indian civil service, wants and means of India, condition of India, तो ये आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो नेशनलिज्म के ऊपर आधारित हैं और इंडिया के ही ऊपर बेस्ड हैं। सो इनका जो कंट्रीब्यूशन है आज तक कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और लोग इसको रिकग्नाइज करते हैं और तभी इनको ग्रैंड ओल्ड मैन का जो टाइटल है वो भी कहीं ना कहीं दिया जाता है। इनकी लेगेसी अब क्या है, ये इनकी लेगेसी की जब हम बात करते हैं तो इन्होंने
कई जनरेशन ऑफ लीडर्स को यहाँ पे इंस्पायर किया और आज तक भी लोगों को इंस्पायर करते आ रहे हैं। जैसे महात्मा गांधी की बात करें और भी लीडर्स की बात करें, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल विचारधारा के हों, इवन बाल गंगाधर तिलक हैं, वो इनके काफ़ी ज़्यादा जो प्रशंसा है वो किया करते थे। तो ये बहुत बड़े फिगर थे उस टाइम पे। ओके, सो आई होप आपको आज का ये जो एनालिसिस है वो अच्छा लगा होगा। बाद में फिर से पर्सनालिटी और बाकी चीज़ों के साथ हाजिर होंगे, तो तब तक आप चीज़ों को रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।